नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी बात कर रहा हूं आपसे। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस दोस्तों आप सभी को 3 तरीके से प्राप्त होते हैं। आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप हमारी वीडियो को कितनी भी बार आप देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार नहीं, 100 बार देखें, आप कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं पूरी तरीके से। दोस्तों आप देखें, जिसके जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ यहाँ जुड़े होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आप देख रहे हैं कि 15,519 कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट किए जा चुके हैं आप सभी के लिए। और आप सभी की फीस है, मेरा प्रोमो कोड है मयंक1 दोस्तों। आप सभी इस फीस पे जुड़ सकते हैं, जहाँ 6 महीने की फीस है 36,450, और वहीं आप देखेंगे 12 महीने की फीस जो 49,500 रुपए है वो घट करके हो जाती है 44,550, और वहीं 24 महीने की फीस दोस्तों 64,800 रुपए है, और 36 महीने की फीस 81,000 रुपए है दोस्तों। तो मेरा प्रोमो कोड आप सभी को दे रहा है 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दोस्तों। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म सबसे शानदार प्लेटफॉर्म होता है, जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आप सभी एक पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। 74,000 रुपए इसकी 12 महीने की फीस है, जो 67,050 रुपीज में आप सभी को मिलती है, जहां 24 महीने की फीस 1,15,750 में घट के हो जाती है 1,04,175 रुपए। 1,35,750 रुपये फीस है 36 महीने की, जो घट करके हो जाती है 1,38,375 रुपए दोस्तों। तो प्लस और आइकॉनिक एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए जुड़ने के लिए दोस्तों। चलिए देखिए, नया बैच स्टार्ट हो चुका है 18 तारीख से, आप इसमें एनरोल्ड हो सकते हैं। 6 महीने का बैच है, 1 ईयर का बैच है, 2 ईयर्स का बैच है, और एनसीईआरटी स्पेशल बैच है। आप सभी इसका हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों, शानदार तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं, और आप सभी को मिलेगा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां से आपका होगा कोर्स टाइमली कंप्लीट। कॉम्बो प्लान में आप सभी दोस्तों देखिए, आइकॉनिक पे आप सब जुड़ सकते हैं, जहां 12 महीने की फीस होगी 88,705 रुपए, जो घट करके हो जाती है आपकी प्लस पे आपकी फीस हो जाती है 70,103 रुपए। तो दोस्तों आप सभी यहाँ जुड़ सकते हैं। मेरा प्रोमो कोड आप सभी को याद है MAYANK दोस्तों। तो आप सभी चलिए, यहाँ मेरा प्रोमो कोड आप फॉलो करिए और मुझसे जुड़ जाइए। आज दोस्तों जो टॉपिक मैं आप सभी को दे रहा हूँ वो है 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं चर्चा आप सभी से करूंगा, इसकी उत्पत्ति को लेकर के चर्चा करूंगा दोस्तों, कि 16 महाजनपदों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से 16 महाजनपदों का साक्ष्य में प्राप्त होता है। तो सारी चीजों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे यहाँ पे, जहां आप देखिए मेरे साथ में चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आपसे चर्चा करने जा रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में। तो 16 महाजनपदों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण जनपदों का उदय हुआ, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल और पांचाल। ये प्रमुख जनपदों की उत्पत्ति हुई उत्तर वैदिक काल में। इसे सभी जनपदों की राजधानी कहा जाता था, सबसे व्यवस्थित नगर के रूप में इसे स्थापित किया गया दोस्तों। लेकिन उसी में से मगध राज्य तथा अन्य मगध जनपद और अन्य जनपदों ने विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से आप देखेंगे उसके आसपास के क्षेत्रों में भी एक क्रमिक विकास हुआ दोस्तों। और यहीं पे इसी क्रमिक विकास को देखते हुए हम देखते हैं कि उत्तर भारत में कुल मिलाकर के 16 महाजनपदों का विकास हो जाता है। अब आप बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिली है। तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें सबसे पहली बात बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है, और एक पुस्तक है जैन धर्म की। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। तथा जैन धर्म की पुस्तक है भगवती सूत्र। दोस्तों यहां से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक स्थिति में कि जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। यहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। अब दोस्तों देखिए, 16 महाजनपदों का स्वरूप कैसा था। देखिए 16 महाजनपदों में से दोस्तों 14 जो थे
वह राजतंत्रात्मक थे, और इनमें से 2 जो थे वह गणतंत्र थे, रिपब्लिक स्टेट थे। इन 2 रिपब्लिक स्टेट में कौन कौन सा आता है दोस्तों? एक है वज्जी और दूसरा है मल्ल। अर्थात यहाँ सभा समितियों के माध्यम से राजा का चुनाव होता था, जनता की भागीदारी होती थी इसमें, ध्यान रखिएगा, जनता की भागीदारी, या कहीं कहीं लगा सकता है जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी, लेकिन यहाँ इन 14 में ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू थी। दोस्तों एक खास बात और, अगर मैं कहूं इसमें से एक जनपद, मात्र एक जनपद दक्षिण भारत में था। कहां पे? दक्षिण भारत में। और वो जनपद का नाम क्या है? अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर था। गोदावरी नदी के तट पर था दोस्तों, ठीक है। और इसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक महाजनपद किस राज्य में थे? तो सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। टोटल कितने? 8 महाजनपद केवल कहां थे? अर्थात आधे महाजनपद तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। और इन महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे जिनका नाम था अंग और मगध। मतलब जनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे, इनका नाम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इससे इनकी प्राचीनता और महत्व के बारे में पता चलता है दोस्तों, प्राचीनता और महत्व के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, मैंने आपसे बताया। और अगर कहा जाए सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, तो सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में मगध स्थापित हुआ दोस्तों, ठीक है। और ऐसी स्थिति में अब हमें इनकी राजधानियों के बारे में जानना होगा। तो हम देखेंगे 16 महाजनपदों की राजधानियों के बारे में। तो पहला हम लोग देखेंगे गांधार के बारे में। गांधार देखिए, इसकी राजधानी तक्षशिला है, पाकिस्तान स्थित पश्चिमोत्तर क्षेत्र रावलपिंडी से 18 मील की उत्तर दिशा में और इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक प्रमुख स्थल है। पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र गांधार राज्य के अंतर्गत आता है। गांधार का अर्थ होता है सुगंध। गांधारी गांधार देश की सुबल नामक राज्य की कन्या थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी इसलिए उनका नाम गांधारी पड़ा था। पुराणों में भी इनकी चर्चा मिलती है। गांधार नरेशों को द्रुहु का वंशज माना गया है। ययाति के 5 पुत्रों में से एक द्रुहु थे। ययाति के 5 पुत्र थे दोस्तों, जैसे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु। तो द्रुहु का शासन कहां पे था? गांधार में था। इन्हें वेदों में पंचनद भी कहा गया है। तो पंचनदों का संबंध किससे था? तो गांधार से था दोस्तों। गांधार महाजनपद के प्रमुख नगर थे। आज के पाकिस्तान का पश्चिमी अफगानिस्तान के पूर्व में उस काल में भारत का गांधार प्रदेश था। आधुनिक कंधार प्रदेश इस क्षेत्र में कुछ दक्षिण में स्थित है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार बुद्ध तथा पूर्व बुद्ध काल में गांधार उत्तरी भारत के 16 महाजनपदों में गिना जाता था दोस्तों। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय गांधार में कई छोटी छोटी रियासतें थीं। मौर्य साम्राज्य में संपूर्ण गांधार क्षेत्र सम्मिलित माना जाता था। वहीं पुरुषपुर, पेशावर तथा तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। आप देखेंगे कुषाण काल में यह कनिष्क की भी राजधानी थी। वहीं दूसरा अगर राजधानी देखें हम लोग तो कंबोज है। कंबोज में देखिए इसकी जो राजधानी है वो है राजापुर या हाटक। यह आधुनिक अफगानिस्तान में है दोस्तों। और बौद्ध धर्म के अनुसार कंबोज जनपद का सम्राट अशोक महान का सीमावर्ती राज्य था। अर्थात यह पूरी तरीके से यह राज्य किसके क्षेत्र में आता था? मौर्य वंश के। इसके 2 प्रमुख नगर थे, राजपुर और नंदीपुर। राजपुर को आजकल रजौरी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का हजारा जिला भी कंबोज के अंतर्गत ही आता था। कंबोज के पास
गांधार जनपद था। कंबोज उत्तरापद के गांधार के निकट स्थित, उसकी ठीक ठीक स्थिति दक्षिण पश्चिम के पुंछ, आज पुंछ का आप जानते हैं कितना ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों में यह क्षेत्र का नाम सुनाई देता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कंबोज बाल्हिक और वनायु देश के पास था। आधुनिक मान्यता के अनुसार कश्मीर के राजौरी से तजाकिस्तान तक का हिस्सा कंबोज में आता है, जिसमें आज का पामीर का पठार और बदख्वा नामक राज्य, जहां पे आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश सूबेदार हुआ करता था। बदख्वा अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के निकट का प्रदेश है। पामीर पठार हिंदुकुश तथा हिमालय के बीच पहाड़ियों के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, कनिंघम ने अपने सुप्रसिद्ध एसेंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में राजपुर का अभियान दक्षिण पश्चिम कश्मीर के राजौरी नामक नगर से जोड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि यह कश्मीर के क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। आज देखेंगे जिन स्थानों में आजकल हम लोग काबुल, कांधार, बल्ख, बाखान, बगराम, पामीर और बदख्वा, पेशावर, स्वात और चारसद्दा आदि जैसे क्षेत्र पाते हैं, इनका प्राचीन काल में भी हमारे इतिहासों में महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, जो कंबोज राज्य के क्षेत्र से निकट संबंध पाते हैं। दोस्तों, अगला एक छोटा राज्य है जहां पे कुरु है। महाभारत काल के पूर्व दक्षिण कुरुओं का राज्य हिंदुकुश के आगे कश्मीर तक था। बाद में पांचालों पर आक्रमण करके उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। महाभारत काल में कुरुओं का क्षेत्र मेरठ और थानेश्वर के आसपास था क्षेत्र और राजधानी हस्तिनापुर और बाद में इंद्रप्रस्थ हो जाती है। बौद्ध काल में इस संपूर्ण क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार हो जाता है। दोस्तों, तो ये आप कुरुक्षेत्र के बारे में आप बता सकते हैं। अगले महाजनपद की बात मैं करूं तो पंचाल है। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद अर्थात उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसकी राजधानी अहिछत्र तथा काम्पिल्य थी। ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य है। इसके नाम का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में तैत्तिरीय संहिता में कंपिला नाम से मिलता है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पंचाल की राजकुमारी कहा जाता है, इसलिए इन्हें पांचाली कहा जाता है, क्योंकि पांचों भाइयों की एक पत्नी थी। कनिंघम के अनुसार वर्तमान रुहेलखंड उत्तर पंचाल, दोआब दक्षिण पंचाल, पंचाल को 5 कुल के लोगों ने मिलकर बसाया था, जिसमें कीवी, केसी, सृजय, तुर्वस और सोमक ये प्रमुख जातियां थी, प्रमुख कुल थे जिन्होंने पंचाल को बसाया था। पंचालों और कुरु प्रदेशों में परस्पर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिसके कारण यह क्षेत्र हमेशा अशांत बना रहा। अब देखिए दोस्तों, आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि कौशल राज्य अवध क्षेत्र है, जिसकी राजधानी साकेत है और श्रावस्ती मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, साकेत और श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो कौशल राज्य की राजधानी है। यहाँ पे शासक प्रसेनजित का शासन था, जो बहुत ही महान शासक रहा। अगला राजधानी क्षेत्र है सूरसेन। देखेंगे मथुरा के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, राजधानी इसकी मथुरा ही है। तो आप देखें सूरसेन का क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश का है। जहां अगले क्षेत्र के बारे में हम लोग देखें दोस्तों, काशी है। वाराणसी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। मगध देखें तो आज वर्तमान का दक्षिण बिहार है। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिब्रज रही। गिरिब्रज की स्थापना कहा जाता है कि बिंबिसार ने की थी। वत्स राज्य, यह प्रयाग में स्थित है और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। यहां पर अशोक के अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। अंग, भागलपुर या राजधानी इसकी चंपा थी, ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मत्स्य, जयपुर, जिसकी राजधानी विराटनगर थी दोस्तों। तो आप सभी इसको 2-2 करके याद कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में अगर कंप्लीट रटने की कोशिश करेंगे तो एक समस्या आएगी, जहां पे आप सभी इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। वज्जी दोस्तों, जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर था। राजधानी मिथिला और जनकपुरी और वैशाली मान सकते हैं आप। 3 राजधानी आप लिख सकते हैं, मिथिला, जनकपुरी या वैशाली कहा जाता था। तो यह वज्जी, मैंने आपसे कहा था कि एक गणराज्य है। दूसरा है दोस्तों मल्ल। इसका ये जिला देवरिया के पास में स्थित है और इसकी राजधानी कुशीनगर, पावा या पडरौना कही जाती है। कुशीनगर या पडरौना कही जाती है। आज भी देखिए यहाँ से महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जानकारी प्राप्त होती है। यही वो मल्ल थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए
महत्वपूर्ण पहल की और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण दिलाने में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होने के बाद उनका समाधि स्थल जो बनाया गया वो कुशीनगर में ही बनाया गया। चीरी दोस्तों बुलंदखंड का एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है। इसकी राजधानी सुक्तमती थी। वर्तमान क्षेत्र यह बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अवंती यह मालवा का क्षेत्र था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। अस्मक गोदावरी नदी घाटी पर है, पांड्य राज्य की राजधानी। मैंने कहा था एकमात्र दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण में राजधानी स्थित है, एकमात्र दक्षिण राज्य है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा 16 महाजनपद। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं कहूंगा तो PT1 आप इसको तैयार करेंगे 3 तरीके से। एक तरफ लिखेंगे महाजनपद और दूसरी तरफ लिखेंगे राजधानी। और मैक्सिमम इससे प्रश्न जो पूछा जाता है वो आता है सुमेलित करने को। तो आप देखेंगे यहाँ पे A, B, C और D, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1 2 3 और 4। तो जैसे मान के चलिए आपने लिखा काशी, राज्य है कौशल, अंग, मगध, राइट। तो काशी की राजधानी क्या हो जाएगी? वाराणसी। कौशल की क्या हो जाएगी? श्रावस्ती। और अंग की क्या हो जाएगी? चंपा। तथा मगध की हो जाएगी गिरिब्रज। तो इस तरीके से 4-4 का 1 डे प्लान आपने कर लिया कि मुझे एक दिन में 4 रटना है। दूसरे दिन में आपने क्या किया? अब यहां बनाइए PT2, है ना। आप सेकेंड डे दोस्तों, आप सेकेंड डे पहले रिवीजन करिए। फिर आप यहां पे लिखिए महाजनपद और फिर लिखिए राजधानी, ठीक है। A, B, C और D 1 2 3 एंड 4। अब लिखिए वज्जी, मल्ल, चेदी और वत्स, राइट है ना। अब इनके सामने लिखिए इनकी राजधानियां, विदेह एवं मिथिला, ठीक है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा या पडरौना। चेदी की सुक्तिमती कर सकते हैं आप इसे। और वहीं वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो आप ये PT पार्ट नंबर 2 हो गया सेकेंड डे। आप इसे थोड़ी देर में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर एक बार में आप सब लोग देखने की कोशिश करेंगे 1 टाइम में ही कि मैं तुरंत इसे तैयार कर लूं, ठीक है, तो यह फिर आपके लिए हमेशा कंफ्यूजन का विषय बना रहेगा। और इससे एक ही प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों, सिर्फ सुमेलित करने वाला प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सभी इसे सुमेलित कर लेते हैं तो आपके लिए यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर गलती से भी आपने इसे एक साथ पढ़ने की कोशिश की तो भ्रमित बने रहेंगे। तीसरी स्थिति में हम लिखेंगे कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन, ठीक है दोस्तों। अगला है इंद्रप्रस्थ, उत्तरी पांचाल, ठीक है। फिर है विराटनगर और मथुरा। तो ये PT नंबर 3 हो गया। आप इसे अगले दिन तीसरे दिन तैयार कर सकते हैं। और देखें PT टेस्ट नंबर 4 अगर देखें तो इसे चौथे दिन आप तैयार कर सकते हैं। 4th डे आपके लिए है। फिर से लिखें महाजनपद और राजधानी, A, B, C, D 1 2 3 एंड 4। अब देखिए दोस्तों, अस्मक, अवंती,
गांधार और कंबोज, तो अस्मक होगी पोटनी या पोटली। फिर आप देखेंगे उत्तरी अवंती, ठीक है, और दक्षिणी अवंती। गांधार का हो जाता है तक्षशिला, तक्षशिला, और कंबोज का हो जाता है राजपुर या हाटक। ठीक है दोस्तों, तो 4 दिन में ये चारों मतलब 16 महाजनपदों को आप अच्छी तरीके से रट सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 6ठी महाशताब्दी में, 6ठी बीसी में कुछ प्रमुख गणराज्य भी थे। प्रमुख गणराज्य में पढ़ लेते हैं हम लोग कौन कौन से गणराज्य थे। जैसे एक गणराज्य था, अगर गणराज्यों की संख्या देखा जाए तो 8 प्रमुख थे, 8 प्रमुख गणराज्य थे, ध्यान रखिएगा। और मतलब उन राज्यों से अलग हटाकर के 16 महाजनपदों से अलग 8 गणराज्य थे, जिसमें पहला गणराज्य था शाक्य। अब कहा जाए इसी कुल में बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, दूसरा देखें दोस्तों, दूसरा है अल कल्प के बुली। ये क्या है? यह बिहार का एक सशक्त गणराज्य था, बिहार का गणराज्य था। तीसरा देखें दोस्तों, तो है केशपुत्र के कलाम। ठीक है, इससे क्या है दोस्तों, यह महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम इसी कुल से संबंधित थे। ठीक है, चौथा है दोस्तों रामग्राम के मौर्य। कहा जाता है मौर्य वंश की उत्पत्ति इसी वंश से मानी जाती है, मौर्य वंश की उत्पत्ति इसी वंश से मानी जाती है। अगला देखिए, अगला है कुशीनगर के मल्ल या पावा के मल। ये कौन थे? देखिए, इसी कुल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे तो अगला है वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी में कौन है? महावीर स्वामी की माता इस कुल से थी। कई बार सम्मिलित करने को आता है, बहुत बार आता है। अगला है दोस्तों मिथिला के विदेह। ठीक है, यह राजा जनक के बारे में जानकारी देता है। कहा जाता है राजा जनक तक राजतंत्र था, बाद में यह भी गणराज्य हो गया। दोस्तों खासतौर से 2 क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध थे, जिसे एक गांधार है, तो यह व्यापारिक क्षेत्र के लिए बहुत फेमस था ये। वहीं तक्षशिला एजुकेशन सेंटर, शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही
प्रोग्रेसिव था। इनकी जो शासन व्यवस्था थी गणराज्यों की वो कैसी थी, तो इसमें केंद्रीय तत्व, मतलब अगर कहा जाए शासन गणराज्यों का, तो केंद्रीय सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें, और एक समिति के द्वारा किया जाता था। समिति में बहुत सारे सदस्य हुआ करते थे और प्रत्येक सदस्य को राजा कहा जाता था। और इनका जो मतदान होता था वो गुप्त होता था। न्याय करना इनका मुख्य कार्य था। न्याय स्थापित करना इनका मुख्य कार्य होता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 16 महाजनपदों के बाद एक नए राज्य की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग कहते हैं मगध का उत्कर्ष। तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। अब देखिए दोस्तों, जब मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ तो यह एक गणराज्य था। ठीक है, यह गणराज्य था, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि मगध का जो लोकेशन है, मान के चलिए आप मगध का लोकेशन ये वाला एरिया है, पूरे भारत में अगर देखा जाए ये वाला एरिया है। ठीक है, तो मगध के लोकेशन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो है वह सोन नदी तथा नीचे गंगा नदी का संगम था, प्राकृतिक स्थिति। फिर आप देख रहे हैं कि ऊपर विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्य पर्वत, और नीचे सतपुड़ा। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसे एक ज्योग्राफिकल क्या मिला था, सहारा मिला था, ज्योग्राफिकल सहायता मिली थी। साथ ही साथ इसी क्षेत्र में पहली बार, मगध के क्षेत्र में ही पहली बार लोहे का प्रयोग किया गया। कहा जाता है पहली बार लोहे का प्रयोग एटा जिले में अंतरंजी खेड़ा में। वर्तमान के एटा जिले में है ये, यहां लोहे का पहली बार प्रयोग किया गया। और दोस्तों, जब लोहे का प्रयोग हुआ तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत अत्यधिक अधिशेष हुआ। ठीक है, और अधिशेष से क्या हुआ, विकास की स्थिति सुरक्षित हुई, और इसी विकास ने जनपदों को महाजनपद तथा महाजनपद को राज्य और राज्य को साम्राज्य के स्वरूप में स्थापित किया। अर्थात अब कहा जाए तो राजा निरंकुश होने लगा, राजा वंशानुगत होने लगा, राजा की व्यवस्थाएं मजबूत होने लगी, और ऐसी स्थिति में यहाँ का समाज पूरी तरीके से जागरूक था। जागरूक समाज ने राजा को प्रेरित किया, समस्त उपागमों को उपलब्ध कराया, जिससे राजा अपने राज्य का विस्तार कर सके। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मगध के बारे में भी थोड़ा सा समझा, और यह 16 महाजनपद बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रदान करता है। तो अब आप सभी इस टॉपिक को पूरी तरीके से तैयार करिए। आज मैंने जो आप सभी को बताया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको कैसे तैयार करना है 16 महाजनपद। तो मैंने आपको बताया है, इसमें आप सभी को PT1, PT2, PT3 आप एक एक करके आप याद कर सकते हैं, कूट मिला सकते हैं कि काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और अंग की राजधानी चंपा, और मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। जहां आप देखेंगे दूसरे पॉइंट में आप थोड़ी देर बाद रिलैक्स करके या दूसरे दिन वज्र की राजधानी विदेही एवं मिथिला, मल्ल की कुशीनगर, पावा, चेदी का सुक्तिमती तथा वत्स का कौशाम्बी। फिर आप देखेंगे कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की उत्तरी पंचाल, मत्स्य की विराटनगर, सुरसेन की मथुरा, और आगे देखेंगे महाजनपदों में अस्मक, जो दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य पाया जाता है अस्मक, वह पोटनी, अवंती, उत्तरी अवंती या दक्षिणी अवंती, गांधार, तक्षशिला, और कंबोज, राजपुर या हाटक। तो आप इससे दोस्तों यह गेस लगा सकते हैं कि आपको इतनी चीजें पढ़नी है। साथ साथ आपको मैंने बताया
8 गणराज्य हैं, जिसमें शाक्य गणराज्य, अलकल्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के मोरी, कुशीनगर के मल्ल या पावा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, गांधार और तक्षशिला 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, जहां पे ये गांधार जो है वह व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। आप जानते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जीवक, चरक और चाणक्य जैसे लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। समिति बनाई जाती थी, समितियों द्वारा शासन किया जाता था, अर्थात इसमें समिति में जितने सदस्य होते थे सभी को राजा कहा जाता था। इनका मुख्य काम था शांति स्थापित करना और न्याय को स्थापित करना। दोस्तों, तो फिर हम लोग अगली कड़ी में जुड़ेंगे अगले नए टॉपिक से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और फॉलो करिए। मेरा प्रोमो कोड जो है आप मयंक1। थैंक यू वेरी मच।